हेलो गाइज, वापस से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम दोबारा से अध्ययन करने जा रहे हैं बिहार बोर्ड कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भारत संसाधन एवं उपयोग अर्थात भूगोल का। आज की इस वाले वीडियो में हम इसके अध्याय पहला का खंड का प्राकृतिक संसाधन का अध्ययन करेंगे। हमने इस अध्याय पर पहले से भी एक वीडियो बना रखा है जिसमें हमने भूमि संसाधन, मृदा का निर्माण, मृदा के प्रकार एवं वितरण इत्यादि का अध्ययन किया था। आज की इस वाले वीडियो में हम इसके अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को समझेंगे। तो यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा और बिहार बोर्ड के सभी विषयों की पढ़ाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बिना समय गवाए चलिए पाठ को शुरू करते हैं। तो देखिए, आज का हमारा पहला टॉपिक है भूमि उपयोग का बदलाव स्वरूप। भूमि उपयोग, अब ये भूमि उपयोग क्या है? तो मानव विविध उद्देश्यों को ध्यान में रखकर भूमि संसाधन का उपयोग करता है। यह उपयोग निम्न वर्ग में रखे जाते हैं। देखिए, मानव भूमि का उपयोग तो बहुत करता है। यह मानव के लिए बहुत महत्वपूर्ण संसाधन है। इसका उपयोग विविध उद्देश्यों को ध्यान में रखकर किया जाता है, जो नीचे निम्न वर्गों में बांटा गया है। तो पहला है वन विस्तार, दूसरा है कृषि आयोग बंजर भूमि, तीसरा गैर कृषि के संलय भूमि यथा इमारत, सड़क, उद्योग इत्यादि, चौथा स्थायी चारागाह एवं गोचर भूमि, पांचवा है बाग बगीचे एवं उपवन में संलग्न भूमि, छठा है कृषि योग्य बंजर भूमि जिसका उपयोग 5 वर्षों से न हुआ है, सातवां है वर्तमान परती भूमि, आठवां है वर्तमान परती के अतिरिक्त वे परती भूमि जहां 5 वर्षों से खेती ना हुई है, और हमारा अंतिम में शुद्ध बोई गई भूमि। मतलब यह जो भूमि के जो उपयोग होता है उसको अलग अलग क्षेत्रों में बांटा गया है। तो पहला जो होता है वह वन विस्तार भूमि में जहाँ होता है उसको वन विस्तार भूमि, दूसरा कृषि आयोग बंजर भूमि, मतलब जो जिस भूमि पर कृषि हो सकती है लेकिन वह बंजर है, तीसरा गैर कृषि कार्य में संलग्न भूमि अर्थात वैसी भूमि जहाँ इमारत, सड़क, उद्योग इत्यादि लगे हों, फिर चौथा है स्थायी चारागाह एवं गोचर भूमि, मतलब जहाँ गाय, भेड़, बकरी इत्यादि चरते हैं, घास फूस रहता है वह भूमि, फिर पांचवा है बाग बगीचे एवं उपवन से संलग्न भूमि अर्थात वैसे भूमि जहाँ बाग बगीचे, उपवन इत्यादि हो, फिर अगला है कृषि योग बंजर भूमि जिसका उपयोग 5 वर्ष से न हुआ हो, अर्थात वह भूमि जो कृषि योग हो परंतु उसको 5 वर्षों से उपयोग नहीं किया गया हो। फिर अगला वर्तमान परती भूमि, वैसा भूमि जो वर्तमान में परती हो। फिर अगला है वर्तमान पत्री के अतिरिक्त वे परती भूमि जहाँ 5 वर्ष से खेती ना हो। तो अगला है वह परती भूमि जहाँ 5 वर्षों से खेती ना हुआ हो एवं अंतिम में शुद्ध बोई गई भूमि, मतलब जहाँ खेती हुआ हो, जहाँ कुछ बोया गया हो। ठीक, यह तो था भूमि का उपयोग का स्वरूप। ठीक, फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है भारत में भू उपयोग का स्वरूप। मतलब यह तो था हमारा पूरा भूमि का स्वरूप। अब भारत में इसका उपयोग कैसे होता है, तो चलिए अब इसको समझ लेते हैं। तो देखिए, भारत में भू उपयोग को 2 प्रमुख कारक निर्धारित करते हैं। पहला भौतिक कारक, दूसरा मानवीय कारक। तो चलिए इनको भी बारी बारी से समझ लेते हैं। तो भौतिक कारक के अंतर्गत भू आकृति, जलवायु तथा मृदा से सम्मिलित किया जाता है, जबकि मानवीय कारक के अंतर्गत जनसंख्या घनत्व, प्रौद्योगिक क्षमता, संस्कृति एवं परंपरा इत्यादि शामिल किए जाते हैं। मतलब भौतिक कारक में वह जगह जहाँ पे जलवायु हो, जलवायु का विस्तार हो, मृदा हो इत्यादि हो, और मानवीय कारक वह जगह जहाँ पे जनसंख्या घनत्व अधिक हो, प्रौद्योगिक क्षमता हो, संस्कृति एवं परंपरा सम्मिलित हो। ठीक, फिर इसी में हमारा आगे है कि भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्र 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर में मात्र 93 भाग का ही भू उपयोग का आंकड़ा उपलब्ध है। अर्थात यह आप कॉपी में जरूर नोट करिएगा कि भारत का भौगोलिक क्षेत्र कितना है, तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, जिसमें से बस 93 भाग का ही भू उपयोग का आंकड़ा उपलब्ध है। मतलब 7% भाग है, उसका आंकड़ा नहीं है कि वह किस कार्य में लगा हुआ है। 93% भाग का आंकड़ा मालूम है कि यह किन किन कारकों में लगा हुआ है। जम्मू कश्मीर में
पाक अधिकृत तथा चीन अधिकृत भूमि का भू उपयोग सर्वेक्षण नहीं हो पाया है। यह जो 7% का सर्वेक्षण नहीं हुआ है, उसमें हमारा जो कश्मीर में पाकिस्तान का कब्जा है उन भूमियों पर, वह एवं कश्मीर में जो चीन का कब्जा है उन भूमियों सम्मिलित है। ठीक, भारत में भूमि उपयोग को चित्र 2.8 में देखा जा सकता है। इस चित्र में वर्ष 1960 से 61 एवं 2002 से 2003 की भूमि को दिखाया गया। देखिए यहाँ पे है चित्र। इस चित्र में कुछ आप लोग को फ्रेश नहीं समझ में आएगा, पर हम बता देते हैं। हमारे किताब में इसमें इस चित्र को फ्रेश नहीं दर्शाया गया है, आपके किताब से माध्यम से आप समझ लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं तो आगे भारत पशुधन के मामले में विश्व के अग्रणी देशों में शामिल किया जाता है। अर्थात भारत में जो पशुधन है वह विश्व के अग्रणी मतलब टॉप देश में नाम आता है भारत का, किंतु अस्थायी चारागाह के लिए बहुत कम भूमि उपलब्ध है जो पशुधन के लिए पर्याप्त नहीं है। अतः जो भारत में चारागाहों के लिए, चरवाहों के लिए भूमि बहुत कम उपलब्ध है जो पशुधन के लिए पर्याप्त नहीं हो पाता है। अतः पशुपालन पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। वर्तमान में प्रति के अतिरिक्त अन्य प्रति भूमि अनुपजाऊ है। ऐसी भूमि जो 2-3 वर्ष के लिए से अधिक 2 बार बोया जा सकता है। अगर ऐसी भूमि भी शुद्ध बोया गया क्षेत्र में शामिल कर लिया जाए तब वर्तमान उपलब्ध क्षेत्रफल का मात्र 54 भूमि ही कृषि योग्य रहेगा। मतलब ऐसी भूमि में 2-3 वर्ष से अधिक 2 बार बोया जा सकता है प्रति भूमि में। अगर ऐसी भूमि में शुद्ध बोया गया क्षेत्र शामिल कर लिया जाए तो वर्तमान उपलब्ध क्षेत्र का मात्र 54% भूमि का कृषि योग्य रहेगा। फिर आगे है, किसी भी देश में पर्यावरण संतुलन रखने के लिए उस क्षेत्र के 33% भूभाग पर वन विस्तार वंचित है। इस निर्धारित सीमा को हासिल करने के लिए राष्ट्रीय वन अधिनियम 1952 भी बनाया गया है, पर आज भी मात्र 20% भूभाग पर वन विस्तार किया जा सकता है, जो पर्यावरणीय विनाश की ओर संकेत कर रहा है। मतलब किसी भी देश में 33% भूभाग का वन विस्तार रहना चाहिए, परंतु इस बुक के अनुसार भारत में 20% भूभाग पर वन का विस्तार है। पर यह बुक पुराना है, आज के डेट में यह 24% है, जो कि काफ़ी कम है 33% से। हमें कम से कम 33% में वन का विस्तार रहना चाहिए था। भारत में वनों की संख्या कम है। फिर शुद्ध बोए गए क्षेत्रों के विस्तार भी राज्य में पर्याप्त विविधता है। पंजाब एवं हरियाणा में कुल भूमि में 80% भाग पर खेती होती है, जबकि अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 10% से भी कम क्षेत्र में खेती होती है। मतलब जो हमारे कृषि प्रधान राज्य हैं जैसे पंजाब, हरियाणा, उनमें 80% भाग में खेती होती है, परंतु हमारे जो पूर्वी राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार इत्यादि, इन लोग में बस 10% से भी कम की भूमि पर खेती होता है, फसलें होती हैं। ठीक, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है भू संरक्षण और भू संरक्षण। तो चलिए इस टॉपिक को भी समझ लेते हैं। तो पहले हम समझ लेंगे ये भू संरक्षण या भूमि संरक्षण क्या है। तो मृदा को अपने स्थान से विविध क्रियाओं द्वारा स्थानांतरित होना भू संरक्षण कहलाती है। यह विविध प्राकृतिक कारकों जैसे गतिशील जल, पवन, हिमानी, समुद्री लहरों द्वारा प्रकार से मृदा चोरी है। मतलब भूमि जब अपनी जगह से अन्य क्रियाओं में स्थानांतरित हो जाता है तो वह भू संरक्षण कहलाती है। जैसे गतिशील जल, पवन, हिमानी, समुद्री लहर इसके कारक हैं। ठीक, फिर नीचे टॉपिक है भारत में इस प्रकार से लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि का नुकसान हुआ है और ये निम्नांकित हो गए हैं। इस निम्नलिखित भूमि का 28% क्षेत्र वन के अंतर्गत एवं 56% क्षेत्र जल अंतर्गत है। भारत में कितना प्रतिशत भूमि वन अंतर्गत है? तो 28% और 56% भूमि जल के अंतर्गत है।
देखिए यहाँ चित्र के माध्यम से समझाया गया है। देखिए यह जो 56% भूमि है यह जल के अंतर्गत है, 28% भूमि है यह आपका वन के अंतर्गत है, और यह जो 6% है ये लवणीय एवं क्षारीय क्षेत्र है, और ये जो 10% ये वायु द्वारा अपरदित क्षेत्र है। ठीक, फिर हम आगे चलेंगे। आगे हमारा खनन के उपरांत उस स्थान को खाइयों एवं मलबे के साथ खुला छोड़ दिया जाता है। इसके कारण झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में भूमि निम्नीकरण हुआ है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं झारखंड जैसे राज्यों में भूमि निम्नीकरण का क्या कारण है? तो खनन के उपरांत उस क्षेत्रों में के खाइयों एवं मलबों को खुला छोड़ दिया जाता है। यही उसका मुख्य कारण है। वरना पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अधिक सिंचाई से भी भूमि निम्नीकरण हुआ है। यह पंजाब, हरियाणा एवं पश्चिम उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में भूमि निम्नीकरण का क्या कारण है? तो अधिक सिंचाई भूमि निम्नीकरण का कारण है। ठीक, फिर आगे है, फिर नीचे एक यहाँ पे दिया है टॉपिक कि 95% से भी अधिक आवश्यकताओं को पूर्ति भूमि द्वारा होती है। मानव का 95% से भी अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति किसके द्वारा हो पाती है? भूमि के द्वारा हो पाती है। भूमि निम्नीकरण आधुनिक मानव सभ्यता के लिए एक विकट समस्या है। इसका संरक्षण हमारे लिए चुनौती है। फसल चक्रण द्वारा मृदा के पौष्टिक स्तर को बरकरार रखा जा सकता है। गेहूं, कपास, मक्का, आलू आदि के लगातार उगाने से मृदा में ह्रास उत्पन्न होता है। इसे तिलहन, दलहन पौधों की खेती द्वारा पुनः पर्याप्त किया जा सकता है। तो हमारे आलू, मक्का, कपास इत्यादि जैसे फसलों को उगाने से भूमि का मृदा का ह्रास हो रहा है, परंतु तिलहन, दलहन पौधे को डालने से यह ह्रास पुनः पूर्ति योग्य हो जाएगा। इससे नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होगा। पहाड़ी क्षेत्रों में समुच जुताई द्वारा मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। यह प्रश्न भी आएगा कि पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन को कैसे रोका जाए? तो समुच जुताई द्वारा मृदा की सतत गुणवत्ता बनी रहे, इसके लिए वर्षा जल द्वारा संचयन, भूमि पृष्ठीय जल का संरक्षण, भूमिगत जल एवं पुनः पूर्ति प्रबंधन आवश्यक है। आधुनिक सिंचाई पद्धतियों को अपनाकर भूमि, मृदा एवं जल दोनों को संरक्षित किया जाता है। तो यही था आपका इस अध्याय में। तो अब इन दो वीडियोज़ में हमने इस अध्याय के सारे महत्वपूर्ण तथ्यों को समझ लिया। अध्याय पहला के का यदि आपको इसका अभ्यास प्रश्न चाहिए तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम अवश्य डालेंगे। इस वीडियो को अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, और बिहार बोर्ड के प्रत्येक नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।